हेलो दोस्तों, माई सेल्फ वीरेंद्र गुजर। और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। तो पिछले वीडियो में अपन ने 7वें चैप्टर के बारे में पढ़ दिया था। इस वीडियो में अपन 8वें चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है अपस्मार निदानम। तो इस अध्याय में जो है अपस्मार व्याधि का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे जो है मैंने कुछ एक्स्ट्रा लिख रखा ऊपर, तो इनमें देखना, उन्माद में जो है मनो व स्रोतस दृष्टि होती है और अपस्मार में मन प्लस स्मृति दोनों की दृष्टि होती है। तो इनमें उन्माद और अपस्मार में डिफरेंस है कि उन्माद में केवल मनो व स्रोतस की दृष्टि होती है और अपस्मार में जो है मन के साथ साथ स्मृति की भी क्या होती है, दृष्टि होती है। तब यहाँ पे विमर्श में देखते हैं, अब गता स्मृति रीति अपस्मार है, मतलब जिसकी स्मरण शक्ति जो है विकृत हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, अपस्मार रोग हो जाता है। तो इसमें मन के साथ साथ स्मरण शक्ति की भी क्या आती है, विकृति होती है, दुष्टि होती है। अब नेक्स्ट देखते हैं अपस्मार प्रकरण, मतलब एपिलेप्सी बोलते हैं इसको इंग्लिश में, मॉडर्न में। तो अपस्मार के भेद, तो अपस्मार के जो है 4 भेद होते हैं, तो इनके याद रखना। उन्माद के जो है 5 भेद होते हैं और अपस्मार के जो है 4 भेद हैं, ठीक है। वैसे याद नहीं रहे तो पहले क्या आता है, उन्माद वाला आता है, तो इसको अपन कैसे याद करते हैं, उन्माद फिर अपस्मार, इस प्रकार से याद करते हैं। तो इस प्रकार से 54 नंबर से याद रखना कि उन्माद में 5 भेद है और अपस्मार में 4 भेद है। तो इसमें कौन सा है, आगंतुज जो होता है ना, आगंतुज भेद, उसको हटा दिया गया है। तो अपस्मार के भेद देखना, वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज, ये 4 भेद होते हैं अपस्मार के। अब इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं आगे। तो कोटेशन नंबर 4 में देखना, यहाँ पे जो है अपस्मार की संप्राप्ति दे रखी है, ठीक है। तो अपस्मार कैसे जो है उत्पन्न होता है, तो अपस्मार की संप्राप्ति देखना, वे अपस्मार इस प्रकार के मनुष्यों को शीघ्र हो जाते हैं। कौन से मनुष्य को, अब इसमें कारण दे रखे हैं कि कौन से मनुष्य हैं जिसमें अपस्मार जो है शीघ्र हो जाते हैं। तो इसमें देखना, रज और तम से दूषित मन, मतलब जिनका मन जो है रज और तम से दूषित होता है। उन्मार्गामी, ठीक है, उन्मार्ग में गमन करते हैं। विषम बहुत दोष वाले, जिनमें दोष जो है विषम होते हैं, मतलब विकृत होते हैं, प्रकोपित होते हैं। मलिन और विकृत द्रव्यों से युक्त, मतलब जो मलिन और विकृत द्रव्यों से युक्त या फिर अपवित्र भोज्य पदार्थों को विपरीत रीति से खाने के नियम को साथ सेवन करते हुए, मतलब कि ये कह रहा है कि वो भोजन को या तो मलिन भोजन खा रहा है या विकृत भोजन खा रहा है, या फिर जो है जो भोजन की विधि विधान है, मतलब आहार खाने की जो विधि है उसके विपरीत विधि से क्या कर रहा है, भोजन का सेवन कर रहा है। फिर इसके अलावा तंत्र प्रयोगों को विपरीत नियमों से करते हुए, मतलब अपन देख रहे हैं कि अभी तक जो है जैसे उन्माद में जो है कारण बता रखे थे, वही कारण जो है इसमें आ रहे हैं कि तंत्र जो है तंत्र प्रयोग को जो है विपरीत नियम से कर रहे हैं, या फिर दूसरे विषम शरीर की चेष्टाओं को करते हुए, मतलब शरीर की चेष्टाएं क्या है, विधि के अनुसार नहीं कर रहे, विषम चेष्टाएं कर रहे हैं, ठीक है। या फिर अधिक क्षीण होने से प्रकोपित हुए दोष, रज और तम से दूषित मन वाली, मतलब इसमें क्या है कि उसी प्रकार से लिख देंगे। तो अपस्मार और उन्माद दोनों की संप्राप्ति एक जैसी है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि उसमें उन्माद में तो केवल मनो व स्रोत दूषित होते हैं और अपस्मार में जो है मन के साथ साथ स्मृति भी क्या हो जाती है, दूषित हो जाती है। तो उसमें वही कारण लिखते हुए, तो अपस्मार की संप्राप्ति कैसे लिखेंगे कि जिसका मन रज और तम से दूषित होता है, विषम दोष वाले होते हैं, आहार विधि विधान के अनुसार भोजन नहीं करते, या फिर मलिन और विकृत भोजन करते हैं, तंत्र प्रयोगों को विपरीत नियमों से करते हैं, या फिर शरीर की विषम चेष्टाएं करते हैं, या फिर जो है तो अधिक क्षीण होने से, ये कह रहा है कि रज और ये इसमें क्या होते हैं, वात आदि दोष जो है प्रकोपित हो जाते हैं, फिर वे हृदय में जाकर मनोवाय स्रोत का अवरुद्ध कर और स्मृति का नाश कर किसको उत्पन्न करते हैं, अपस्मार को उत्पन्न करते हैं। तो इस प्रकार जो है अपस्मार की संप्राप्ति अपने को लिखनी है। अब यहाँ पे देखना नीचे विमर्श में, उन्माद की भांति एक मानसिक रोग है, मतलब उन्माद की भांति होता है। उन्माद और अपस्मार दोनों में कुछ समता होते हुए भी विशेषतया उन्माद में बुद्धि विभ्रम और अपस्मार में आक्षेप के साथ स्मृति नाश होता है। तो उन्माद अपस्मार में कुछ समानता होती है और कुछ क्या होती है, विशेषता, मतलब भिन्नता होती है। तो ये कह रहा है कि समानता तो क्या आएगी कि उन्माद की तरह ये भी क्या एक मानसिक रोग है और इसमें भी मनो व स्रोत दृष्टि होती है, ठीक है, और इसके कारण भी सेम ही है, जैसे उन्माद के कारण वैसे ही उन्हीं कारणों से ये उत्पन्न होता है। और विशेषता क्या होती है, मतलब भिन्नता क्या होती है, ये कह रहा है कि उन्माद में तो क्या होता है, बुद्धि विभ्रम होता है, ठीक है, मतलब मनो व स्रोत दुष्ट होता है, और अपस्मार में क्या होता है, स्मृति का नाश होता है। फिर अपस्मार का समय पर वेग आता है किंतु उन्माद स्थायी होता है। तो अपस्मार में क्या होता है, एपिलेप्सी, मतलब एपिलेप्सी के तो बार बार दौरे पड़ते हैं, मतलब समय पर वेग आता है, लेकिन उन्माद क्या होता है, स्थायी होता है,
मतलब एक बार उन्माद हो गया तो वो हो गया, वो दौरों के रूप में नहीं आता है। ठीक है, तो एक तो ये डिफरेंस है। फिर भूतोन्माद के वेग के रूप में भी होता है। लेकिन अपन ने देखा था कि भूतज उन्माद आया था, तो भूतज उन्माद जो है वेग के रूप में आ रहा था, दौरों के रूप में आ रहा था, है ना। लेकिन भूतज उन्माद को छोड़ दे तो बाकी के उन्माद कैसे थे, वो स्थायी होते हैं। तो इस प्रकार से ये इसके दे रखे हैं, डिफरेंस दे रखा है। तो डिफरेंस में समानता में क्या लिखोगे कि समानता में जो है ये लिखना है कि इनमें क्या होता है, एक तो दोनों ही मानसिक रोग हैं, दोनों में क्या होता है मनोवस्रोतस दुष्टि होती है, फिर दोनों ही के क्या होते हैं समान कारण होते हैं। फिर इसमें जो है डिफरेंस में क्या लिखना है कि जो है उन्माद में तो बुद्धि का नाश होता है, और जबकि अपस्मार में क्या होता है स्मृति का नाश होता है। फिर अपस्मार क्या होता है, अपस्मार में समय समय पर वेग आते हैं, लेकिन उन्माद क्या होता है स्थायी होता है। और उन्माद में जो एक भूतोन्माद था जो दौर के वो जो वेग के रूप में आ रहा था। अब आगे देखते हैं अपस्मार का स्वरूप। तो उन्माद के स्वरूप में भी देख लिया था अपन ने कि वो कोटेशन लिख रखा था। तो अपस्मार का स्वरूप पूछे या प्रत्यात्म लक्षण पूछे तो अपने को यही लिखना है, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये अपने को याद रखना है। तो अपस्मार के स्वरूप में देखना, अपस्मारम पुनः समृद्धि बुद्धि सत्व संपलवाद विभत्स चेष्टा आवस्थिकम तमय प्रवेश आचक्षते। तो इसमें दे रखा है कि स्मृति स्मरण शक्ति, बुद्धि, ठीक है, मन के विभ्रम से विभक्त से चेष्टा युक्त, कभी अंधकार में डूबते हुए की तरह ज्ञान शून्य होने को अपस्मार कहा जाता है। तो इसमें कह रहा है कि स्मरण शक्ति, बुद्धि और मन के विभ्रम, तो इनका क्या हो जाता है मन का विभ्रम होने से विभत्स चेष्टा युक्त, तो वो क्या करता है विभत्स जो है चेष्टा युक्त करता है, चेष्टाएं करता है। फिर कह रहा है कभी अंधकार में डूबते हुए की तरह, और कभी उसका ऐसा लगता है कि जैसे अंधकार में डूब रहा हो, ज्ञान शून्य हो जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है अपस्मार कहा जाता है। तो अपस्मार का स्वरूप या फिर प्रत्यात्म लक्षण है। अब आगे देखते हैं अपस्मार का पूर्व रूप। तो अपस्मार के पूर्व रूप में देखना, पहले इंपॉर्टेंट वाले देख लेते हैं। भ्रू व्युदास, मतलब भ्रू का क्या होता है निरंतर व्युदास होता है, विक्षेप होता है। तो भ्रुओं में क्या होता है, भुवों में आईब्रोज में क्या होता है विक्षेप होता है। फिर अशब्द श्रवणम, मतलब शब्द न होते हुए भी क्या होता है कानों में शब्द सुनाई देते हैं। ठीक है, फिर इसके अलावा सौपने च मदन मदनर्तन वेदन व्यथन वेपन फिर पतनादि नाम इति। तो इसमें क्या होता है सौपन में क्या देखता है मद मतलब नशायुक्त, खुद को जैसे कि नशे में है इस प्रकार से देखता है। नाचना, वेदन मतलब किसी कांटे या सुई के द्वारा क्या होता है वेदन करे, छेद कर रहे हैं उसमें। व्यथन पीड़ा का होना, ठीक है। वेपन कांपना, और पतन गिरना। तो सपन में क्या देखता है कि खुद को नशे से युक्त देखता है, नाचता है, ठीक है। वेदन देखता है कि शरीर से या कि शरीर में क्या हो रहा है वेदन हो रहे, छिद जा रहा है वो। फिर पीड़ा हो रही है शरीर में, शरीर कांप रहा है या फिर कहीं से वो गिर रहा है, तो इस प्रकार के सपन देखता है। तो ये क्या हो गया अपस्मार के पूर्व रूप हो गए। तो इसके अलावा और कौन कौन से वो देख लेते हैं थोड़े बहुत और। तो ये क्या है कि थोड़े कम ही है, तो इसमें कम से कम 7-8 तो लिखे पूर्व रूप में। तो इसमें लगातार लाला और नासिका से कप का निकलना, तो ये इसमें मुख से लार गिरती रहती है लगातार और नासिका से कप निकलता रहता है। भोजन करने की इच्छा नहीं होती, हृदय में क्या होती है जकड़ाहट हो जाती है, अरुचि होती है उसको। फिर दुर्बलता होती है और अस्थियों में वेदना होती है। फिर आँख के सामने क्या होता है अंधकार दिखाई देना, आँख के सामने अंधकार आ जाता है। तो इस प्रकार से इतने पूर्व रूप होते हैं, तो इतने पूर्व रूप लिख देना अपने को। तो एक बार फिर बता देता हूँ अपस्मार के पूर्व रूप कि निरंतर जो है भ्रू का विक्षेप होता है, शब्द न होते हुए भी शब्द सुनाई देते हैं, लगातार लार गिरती है, नासिका से कफ निकलता है, भोजन की इच्छा नहीं होती, हृदय में जकड़ाहट होती है, दुर्बलता हो जाती है शरीर में, अस्थियों में वेदना होती है, आँख के सामने अंधकार दिखाई देने लगता है, और सौपन में नशायुक्त खुद को नशे से युक्त देखता है, नाचता है, वेदन होता है, व्यथन होती है, कांपता है और गिरना। तो इस प्रकार से इस सौपन में ये चीज़ें देखता है। तो ये अपस्मार के पूर्व रूप हो गए। अब नेक्स्ट देखते हैं वातज अपस्मार के लक्षण। तो वातज अपस्मार के लक्षण में देखना उत्पिंडित अक्षम। तो उत्पिंडित अक्षम, अक्ष मतलब नेत्र, तो ये कह रहा है नेत्रों का पिंड के आकार में बाहर निकला हुआ होना। तो अपन ने वातज उन्माद में, ठीक है, वातज उन्माद से थोड़ा सा मिलता जुलता लक्षण है। वातज उन्माद में अपन ने क्या पढ़ा था उत्पिंडितात अरुण अक्षता, मतलब उसमें अक्ष कैसे थे नेत्र कि बाहर निकले हुए और लालिमा युक्त थे। लेकिन इसमें क्या है उत्पिंडित अक्षम, इसमें केवल नेत्र जो है बाहर निकल रहे हैं,
लालिमा से युक्त नहीं है। ठीक है, तो ये जो है कोटेशन के ये पीजी के लेवल के हिसाब से है इतना इंपॉर्टेंट कि अगर इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि उत्पिंडितात अरुणक्षता ये तो वातज उन्माद का है, और उत्पिंडितात अक्षम ये किसका है, वातज अपस्मार का लक्षण है। तो इसमें नेत्र जो है पिंड के रूप में बाहर निकले हुए होते हैं। फिर आगे देखते हैं उदुवंतम फेनम, मतलब फेन जो है अधिक मात्रा में निकलता है, उसको फेन का अधिक मात्रा में आना। फिर आविद शिरस्कम, मतलब सिर का क्या है ना, टेढ़ा रहना, सिर क्या होता है इसमें टेढ़ा रहता है। तो इस प्रकार से वातज अपस्मार के इंपॉर्टेंट बता रखे हैं। इसके अलावा और लक्षण देख लेते हैं कि बार बार अपस्मार के वेगों का आना। तो वातज है ना, तो वातज वाले लक्षण मिले चंचलता टाइप के जैसे वात के होते हैं, तो इसमें बार बार जो है अपस्मार के वेग आएंगे। फिर आगे देखते हैं उच्च स्वर में घबराए हुए रोना, मतलब जो है वो जोर जोर से रोता, उच्च स्वर में रोता है। फिर इसके अलावा देख लेते हैं हाथ पैर की स्थिरता, मतलब कि चंचलता रहती, हाथ पैर में स्थिर नहीं होते, अस्थिर रहते हैं। फिर नख नेत्र मुख त्वक ये कैसे अरुण वर्ण के हो जाते हैं, पुरुष कठिन होते हैं। ठीक है, फिर श्याव रंग का हो जाना, और अव्यवस्थित और चंचल, मतलब क्या रहता है, अव्यवस्थित रहता है, चंचलता अधिक दिखाई देती है। वातवर्धक आहार और विहार हानिकारक होना, तो इसमें वातवर्धक आहार विहार देंगे तो वो तो हानिकारक होंगे, वात जब अपस्मार है और इसमें वातवर्धक आहार विहार दे रहे हैं तो वो तो हानिकारक होने ही। और विपरीत अगर वातनाशक आहार विहार देते हो तो वो क्या होंगे, लाभदायक होंगे। तो इस प्रकार से ये वातज अपस्मार के लक्षण हो गए। तो एक बार फिर से बता देता हूँ वातज अपस्मार के लक्षण में क्या लिखना है कि नेत्र जो है पिंड के रूप में बाहर निकले हुए दिखाई देते हैं, फेन अधिक मात्रा में आता है, सिर जो है टेढ़ा रहता है, फिर उच्च स्वर में जो है रोता है। फिर इसके अलावा हाथ पैर की क्या होते हैं, अस्थिर होते हैं। फिर नख नेत्र मुख त्वक ये अरुण वर्ण के हो जाते हैं, पुरुष हो जाते हैं। अव्यवस्थित और चंचल रहता है शरीर। और वातवर्धक आहार विहार हानिकारक होते हैं और वातनाशक आहार विहार लाभदायक होते हैं। तो वातज अपस्मार के लक्षण हो गए। अब नेक्स्ट देखते हैं पित्तज अपस्मार के लक्षण। तो पित्तज अपस्मार के लक्षण में देखना कोटेशन नंबर 2 में, कोटेशन में देख लेते हैं एक बार, इंपॉर्टेंट है वो। अवकुजंतम, मतलब कि गले में कुजन, तो कुजन के स्वभाव शब्द निकलता है, जैसे कबूतर कूजते रहते हैं ना, वो कुजन की आवाज़ निकालते हैं, तो उसी प्रकार बता रहा है कि गले में जो है कुजन होता है इसमें पित्तज वाले में। अब इसके अलावा और देख लेते हैं कि बार बार अपस्मार वेग का होना, तो बार बार क्या होता है, अपस्मार वेग आता है। फिर क्षण क्षण में ज्ञान होना, पुनः क्षण क्षण में ज्ञान हो जाना, तो इसमें बार बार अपस्मार का वेग आता है और बार बार ही क्या होता है, ज्ञान होता है। गले में कुजन होती है, पृथ्वी पर हाथ पैर पटकना, बोले इसमें भी क्या होती है, हाथ पैर में अस्थिरता रहती। फिर नख नेत्र मुख त्वक ये कैसे हो जाते हैं, हरा या फिर हल्दी के वर्ण के हो जाते हैं, या फिर ताम्र की तरह लाल वर्ण के होते हैं। फिर इसमें देखना क्रोधित रूपों को देखना, तो मैंने क्रोधित रूपों को देखता है। फिर पित्त कारक आहार विहार हानि करने वाले होंगे और पित्तनाशक आहार विहार लाभदायक होंगे। तो इस प्रकार से ये पित्तज अपस्मार के लक्षण हो गए। तो एक बार फिर से देख लें पित्तज अपस्मार के लक्षण एक साथ, कि बार बार अपस्मार का वेग आता है, बार बार ज्ञान होता है, गले में कुजन होती है, पर जो हाथ पैर है वो अस्थिरता रहती है। नख नेत्र मूत्र तो ये मुख त्वक हरे, ठीक है, हरा रहते हैं या फिर पीले रहते हैं या फिर ताम्र की तरह लाल वर्ण के हो जाते हैं। क्रोधित रूपों को देखता है और पित्त कारक आहार विहार हानि करने वाले होते हैं और पित्तनाशक आहार विहार लाभदायक होते हैं। तो पित्तज अपस्मार के लक्षण हो गए। अब नेक्स्ट देखते हैं कफज अपस्मार के लक्षण। तो कफज अपस्मार के लक्षण में देखना कोटेशन नंबर 3 में इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, चिराद अपस्मरंतम। मतलब इसमें क्या होता है कि कफ में क्या होता है, कफ में हमेशा देखना देर से रोग उत्पन्न होगा और देर से शांत होता है। तो इसमें लिख रखा है देर में तो मूर्छित होते हैं और ज्ञान भी देर से होता है। तो वातज पित्तज वाले में तो क्या है कि बार बार अपस्मार का वेग आ रहा था, बार बार ज्ञान हो रहा था, लेकिन इसमें अब कफज में क्या हो गया कि वो देर से ही मूर्छित होगा और देर से ही उसको ज्ञान आएगा। फिर इसके अलावा देखते हैं धाराशायी होते हुए अधिक रूप में चेष्टा में विकृति न करने वाले। फिर लाला को वमन करते हुए सफ़ेद नख नेत्र मुख त्वक वाले, श्वेत भारी और चिकने रूपों को देखने वाले। तो इसमें क्या होता है कि वमन करता है, ठीक है, लार स्राव होती है, लार का मतलब मुख से लार स्राव होती है, वमन करता है। फिर इसके नख नेत्र मुख और त्वक कैसे हो जाते हैं, श्वेत वर्ण के हो जाते हैं, भारी हो जाते हैं और चिकने होते हैं, मतलब चिकने रूपों को देखता है। पित्तज में क्या होता है क्रोधित स्वरूपों को देखता है और इसमें कफज वाले में चिकने स्वरूप को देखता है। फिर इसमें कफ कारक आहार विहार तो क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं,
और कफनाशक आरबीआर लाभदायक होते हैं। तो इस प्रकार से ये इसके दे रखे हैं कफज अपस्मार के लक्षण। तो एक बार फिर से देखते हैं कफज अपस्मार के लक्षण एक साथ कि देर से मूर्छित होता है, देर से ज्ञान आता है, ठीक है। फिर आगे लिखेंगे कि मुख से लार स्राव होती है, वमन होती है, फिर नख, नेत्र, मुख, तवक ये श्वेत होते हैं, श्वेत वर्ण वाले हो जाते हैं और भारी होते हैं। फिर चिकने स्वरूपों को देखता है, कफ कारक आरबीआर हानिकारक होते हैं, कफनाशक आरबीआर लाभदायक होते हैं। तो इस प्रकार से ये अपस्मार के लक्षण हो गए। अब यहाँ पे जो है मैंने चिकित्सा लिख रखी, तो इनकी जो है आपस में क्या है कि थोड़ी कंफ्यूजन करने वाली चिकित्सा है, तो इसलिए मैंने इनको एक साथ ही लिख दी कि उन्माद में क्या करते हैं, मर्दु संशोधन करते हैं। ये अपन चिकित्सा स्थान में पढ़ेंगे, जब उत्तरार्ध में चरक उत्तरार्ध में आएगी चिकित्सा स्थान, तो वहाँ पे दे रखी चिकित्सा इनकी, तो वहाँ पे पढ़ेंगे तब पता चलेगा। तो उन्माद में तो क्या करते हैं, मर्दु संशोधन, और अपस्मार में क्या करते हैं, तीक्ष्ण संशोधन। बस एक बार इनको ऐसे ही देख लेना, याद करने की जरूरत नहीं, इतनी ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है अभी। तो इनको बस देखना है कि उन्माद में मर्दु संशोधन करते हैं, अपस्मार में तीक्ष्ण संशोधन करते हैं। फिर कामला में क्या करते हैं, मर्दु संशोधन करते हैं, और पांडव में क्या करते हैं, तीक्ष्ण संशोधन करते हैं। तो इस प्रकार से ये याद रखना है। अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पे जो है चिकित्सा सूत्र बता रखा है अपस्मार का, कोटेशन नंबर 10 चिकित्सा सूत्र। तो इसमें देखना दोषों के अनुसार अपस्मार के रोगों के लिए तीक्ष्ण संशोधन और संमन हितकारी होते हैं। तो इसमें क्या करता है कि तीक्ष्ण संशोधन करते हैं। वैसे अपन उन्माद का चिकित्सा सूत्र आया था, तो उसमें ये नहीं बताया गया था कि उसमें मर्दु संशोधन करते हैं, ठीक है। तो इनमें याद रखना कि उन्माद में तो मर्दु संशोधन करते हैं और अपस्मार में तीक्ष्ण संशोधन करते हैं, ठीक है, तीक्ष्ण संशोधन या फिर समन। अब यहाँ पे देखना कोटेशन नंबर 11 में निदान स्थान में आए हुए रोगों की उत्पत्ति क्रम, कोटेशन नंबर 11। तो यहाँ पे जो है जो रोग उत्पन्न हो रहे हैं ना, निदान स्थान में 8 रोग बता रखे हैं, तो उनका रोगों का जो उत्पत्ति क्रम बता रखा है कि कौन से रोग जो है किस कारण से उत्पन्न हुए और कौन से रोग के बाद कौन से रोग उत्पन्न हुए। तो ये जो है इम्पोर्टेंट है, या अपने को याद रखने, क्वेश्चन में पूछा भी जा सकता है कि जो है रोगों की उत्पत्ति क्रम बताओ। तो इसमें देखना प्राचीन काल में प्रसिद्ध दक्ष प्रजापति के यज्ञ के नाश के समय नाना दिशाओं में भागते हुए प्राणियों के दौड़ धूप करने, जल में तैरने, कूदने, दौड़ने, लांघने आदि शरीर को क्षुब्ध करने वाले कारणों से गुल्म रोग की उत्पत्ति हुई। तो गुल्म रोग की उत्पत्ति किससे हुई, ये कह रहा है कि दक्ष प्रजापति है ना। कहानी ये है कि दक्ष प्रजापति जो है यज्ञ कर रहे थे, तो उन्होंने क्या किया कि रुद्र मतलब शिव का स्थान जो है वहाँ पे नहीं रखा यज्ञ में। तो इससे क्या हुआ कि शिव जी क्रोधित हो गए और वो जो है अपने क्या करने लगे, तांडव करने लगे और उपताप करने लगे। तो ये कह रहा है कि शिव जी के क्रोधित होने के कारण तो वो क्या किया, उन्होंने यज्ञ का नाश कर दिया। तो ये कह रहा है कि 10 प्रजापति के यज्ञ के समय जो वहाँ पे उपस्थित थे, तो शिव जी के क्रोधित होने के कारण क्या है, वो विभिन्न दिशाओं में भागने लगे। तो ये कह रहे विभिन्न दिशाओं में भागते हुए वो दौड़ धूप करने से, जल में तैरने से, कूदने से, दौड़ने से और लांघने से, तो इनसे क्या होगी, गुल्म रोग की उत्पत्ति हुई। तो याद रखना गुल्म रोग की उत्पत्ति किससे हुई, दौड़ धूप करने, जल में तैरने, कूदने, दौड़ने और लांघने, तो इनसे क्या हुई, गुल्म रोग की उत्पत्ति हुई। फिर अधिक रूप में गर्त का पान करने से प्रमेय एवं कुष्ठ की, तो प्रमेय और कुष्ठ की उत्पत्ति किससे हुई है, अधिक रूप में गर्त का पान करने से। तो याद रखना है कि प्रमेय कुष्ठ की उत्पत्ति अधिक गर्त का पान करने से हुई है। फिर भय, त्रास और शोक से उन्माद की, तो उन्माद की उत्पत्ति किससे हुई है, भय, त्रास और शोक से। फिर इसके आगे देखते हैं अनेक प्रकार के जीवों एवं अपवित्र वस्तुओं के स्पर्श से अपस्मार की उत्पत्ति हुई। तो अपस्मार की उत्पत्ति किससे हुई है, जीवों और अपवित्र वस्तुओं के स्पर्श से। फिर आगे जवर तो शंकर जी के ललाट से उत्पन्न हुआ है। तो शंकर जी के ललाट से कौन उत्पन्न हुआ है, जवर। तो जवर की उत्पत्ति हुई शंकर जी के ललाट से। फिर जवर के संताप से रक्तपित्त की उत्पत्ति हुई, और जवर के संताप से किसकी उत्पत्ति हुई, रक्तपित्त की। तो रक्तपित्त की उत्पत्ति पूछी जाए तो किससे हुई है, जवर के संताप से। फिर नक्ष राजा मतलब नक्षत्रों के राजा चंद्रमा के अधिक मैथुन आसक्त होने से राजयक्ष्मा की उत्पत्ति हुई। तो राजयक्ष्मा की उत्पत्ति किससे हुई है, कि चंद्रमा के अधिक मैथुन आसक्त होने से। तो इस प्रकार से जो है रोगों की उत्पत्ति क्रम बता रखे हैं। तो ये याद रखने कि कौन कौन से रोगों की उत्पत्ति जो है किसके कारण हुई है। तो इसमें क्या करना, एक पेज लेना और पेज में जो है अपने को पॉइंट वाइज लिख लेने कि पहले तो रोग लिखने, ठीक है, जैसे कि गुल्म लिख दिया,
तो गुल में फिर आगे इसकी उत्पत्ति किससे हुई वो लिख देंगे कि दौड़ धूप करने से, तैरने से, कूदने से, दौड़ने से, लांगने से, इस प्रकार इधर लिख दिया। फिर इधर जो है रोग में यहाँ पे ऐसे लिखना रोग, दोबारा से बता रहा हूँ रोग, और यहाँ पे लिखना उत्पत्ति, ठीक है। फिर रोग यहाँ नीचे गुल में लिख दिया, और उत्पत्ति मतलब किसके उत्पत्ति के कारण क्या है, दौड़ धूप करना, जल में तैरना, फिर कूदना, दौड़ना और लांगना, इस प्रकार से। फिर रोग में क्या लिख देंगे अपन कि परमेय और कुष्ठ, परमेय और कुष्ठ लिख दिया। फिर उत्पत्ति क्या होगी कि अधिक घृत का सेवन करने से। फिर इधर रोग लिख दिया उन्माद, तो उन्माद किसके, भय, त्रास और शोक से। फिर लिख दिया अपस्मार, तो अपस्मार की जीव और अपवित्र वस्तुओं के सफर से। फिर इधर लिख दिया जवर, ठीक है, तो जवर की उत्पत्ति किससे हुई, शंकर जी के ललाट से। फिर इधर लिख दिया रक्तपित्त, तो रक्तपित्त की उत्पत्ति किससे हुई, जवर के संताप से। फिर इधर लिखा राजयक्ष्मा, तो राजयक्ष्मा की उत्पत्ति किससे हुई कि राजा चंद्रमा, नक्षत्र राजा चंद्रमा के अधिक मैथुन आसक्त होने से। तो इस प्रकार से जो है रोगों के उत्पत्ति क्रम बता दिए। अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पे ऊपर मैंने ऊपर लिखा है निदान अर्थकर, और निदान अर्थकर जो है दो टाइप के होते हैं, एक तो एकार्थकर, एक उभयार्थकर। तो निदान अर्थकर जो है ये 2 नंबर क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि निदान अर्थकर व्याधि। तो निदान अर्थकर जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक तो एक अर्थकर, एक उभयार्थकर। एक अर्थकर कौन होता है, ये कह रहा है कि जवर और रक्तपित्त जो है दोनों एक साथ रोग उत्पन्न हो गए, लेकिन बाद में क्या है जवर नष्ट हो गया, मतलब एक ही रोग बचा अब, ठीक है। पहले क्या हुआ, 2 रोगों की उत्पत्ति हुई, जवर और रक्तपित्त। फिर बाद में क्या हुआ, जवर नष्ट हो गया, फिर अब रोग कितना बचा, एक रोग बचा, कौन सा, रक्तपित्त। तो इसको तो बोलते हैं एकार्थकर। और उभयार्थकर किसको बोलते हैं, ये कह रहा है जवर और रक्तपित्त दोनों रोग उत्पन्न हुए, लेकिन बाद में भी क्या रहते हैं, दोनों ही उपस्थित रहते हैं, तो ये क्या हो गए, उभयार्थकर। तो इस प्रकार से निदानार्थकर 2 टाइप के होते हैं, एकार्थकर, उभयार्थकर। तो जिसमें क्या होता है बाद में एक रोग नष्ट हो जाता है वो तो एकार्थकर हो गए, और बाद में भी दोनों ही रोग उपस्थित रहते हैं तो वो हो गए उभयार्थकर। अब यहाँ पे दे रखा है निदान विषयक सामान्य सिद्धांत, तो वही निदान अर्थकर रोग बता रखे हैं, ठीक है। तो ये मैंने ऊपर लिख दिया है। फिर एक बार और पढ़ लेते हैं इसमें, कोटेशन नंबर 16, 17, 18 और 19। एक रोग भी अन्य रोग की उत्पत्ति का कारण होता है, तो एक रोग अन्य रोगों की उत्पत्ति कारण होता है। जैसे रक्तपित्त, रक्तपित्त किसके कारण हुआ था, जवर के संताप के कारण, तो जवर जो है रक्तपित्त का कारण हो गया। तो यही बता रहा है कि एक रोग भी जो है अन्य रोग की उत्पत्ति का कारण होता है। जैसे जवर के संताप से रक्तपित्त उत्पन्न होता है, तो यहाँ पे रक्तपित्त के रोग की उत्पत्ति का कारण कौन हुआ, जवर। तो रक्तपित्त से क्या होगी, जवर की उत्पत्ति होती है। फिर रक्तपित्त एवं जवर दोनों से यक्ष्मा की उत्पत्ति होती है। तो कौन कौन से रोग से जो है, कौन कौन से रोग की उत्पत्ति है वो बता रहा है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखने हैं कि जवर के संताप से रक्तपित्त, मतलब रक्तपित्त जो है जवर से उत्पन्न हो रहा है, रक्तपित्त से जवर की उत्पत्ति, मतलब दोनों एक दूसरे से उत्पन्न हो रहे हैं। जवर से रक्तपित्त हो रहा है और रक्तपित्त से जवर की उत्पत्ति हो रही। फिर ये कह रहा है कि रक्तपित्त एवं जवर दोनों से राजयक्ष्मा की उत्पत्ति होती है। तो रक्तपित्त और जवर दोनों रोगों से किसकी उत्पत्ति होती है, राजयक्ष्मा की, ठीक है। रोगों में पूछा जाए तो ये भी याद रखने की राजयक्ष्मा की उत्पत्ति कौन कौन से रोग से होती है, तो रक्तपित्त और जवर से। फिर आगे प्लिया बढ़ जाने से उदर रोग, तो प्लिया के बढ़ जाने से किसकी उत्पत्ति होती है, उदर रोग की। और उदर रोग से कौन उत्पन्न होता है, शोथ उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार ये भी याद रखने कि उदर रोग किससे उत्पन्न होता है, कौन से रोग से, प्लिया बढ़ जाने से। और शोथ जो है कौन से रोग से उत्पन्न होता है, उदर रोग से। फिर अर्श से उदर रोग, और उदर रोग की उत्पत्ति और किससे होती है, अर्श से, मतलब प्लिया के बढ़ जाने से भी उदर रोग की उत्पत्ति होती है, और अर्श से भी उदर रोग की उत्पत्ति होती है। फिर इसमें लिख रहा है अर्श से उदर रोग और गुल्म की उत्पत्ति भी अर्श से ही होती है। फिर प्रतिशय से काश, और काश से क्षय हो जाता है, और क्षय जो यक्ष्मा के कारण रूप से प्राप्त होता है। फिर प्रतिशय से क्या होता है, काश उत्पन्न होता है, और काश से अधिक मात्रा में काश आ रहा है तो उससे क्षय उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार से कौन से रोगों से कौन से रोग की उत्पत्ति है वो क्रम दे रखा है। तो ये होते हैं निदान अर्थकर रोग। निदान अर्थकर रोग मतलब कि एक रोग से अन्य रोग का उत्पन्न होना। तो इसमें कौन से रोग से कौन से रोग की उत्पत्ति होती है ये याद रखने। तो इसमें भी क्या करेंगे, थोड़ी सी पॉइंट वाइज टेबल रूप में बना लेंगे पेज में, कि फिर जवर से इस प्रकार से लिख देंगे, ठीक है, जवर और रक्तपित्त, मतलब कि इस प्रकार से क्या हो गया कि जवर से रक्तपित्त हो रहा है, फिर
ऐसे एरो लगा देंगे कि रक्तपित्त से जवर हो रहा है, मतलब दोनों आपस में एक दूसरे के हो रहे हैं। फिर क्या लिखना है, फिर लिखेंगे रक्तपित्त प्लस जवर, तो ये किसको उत्पन्न कर रहे हैं, राजयक्ष्मा को, ठीक है, इस प्रकार से लिख दिया। फिर आगे लिखेंगे, फिर प्लिया बढ़ जाने से, और इसके अलावा और क्या लिख देंगे, अर्श से। तो प्लिया के बढ़ जाने से, अर्श से, मतलब ये अलग अलग हैं, अकेले अकेले का है ना, या फिर इनको एक साथ मत लिखो, अलग अलग ही लिख दो। प्लिया बढ़ जाने से किसकी उत्पत्ति हुई, उदर रोग। फिर उदर के आगे ऐसे एरो करके लिख देंगे शोथ, तो उदर से किसकी उत्पत्ति होगी, शोथ की उत्पत्ति। फिर आगे कैसे लिखेंगे, अर्श, नीचे पॉइंट नंबर, नीचे अगला पॉइंट डाल के, अर्श, अर्श से किसकी उत्पत्ति होगी, एक तो उदर रोग और प्लस गुल्म। तो इस प्रकार से अर्श से दो रोग उत्पन्न हुए, उदर रोग और गुल्म। फिर कैसे लिखेंगे, प्रतिशय, प्रतिशय लिख दिया इधर, ठीक है। प्रतिशय से किसकी उत्पत्ति होगी, काश की, और फिर काश से किसकी उत्पत्ति होगी, क्षय की। तो इस प्रकार से अपने को एक पेज में लिख लेने ताकि याद करने में इजी रहे। अब आगे देखते हैं आदर्श चिकित्सा। तो यहाँ पे जो है आदर्श चिकित्सा का परिभाषा दे रखी, कोटेशन नंबर 23। तो ये अपने को रेफरेंस भी याद रखना है कि आदर्श चिकित्सा जो है कौन से चैप्टर में दे रखी है, ठीक है, ताकि थोड़ा इंप्रेशन पड़ता है। अगर अपन लिख के आए, इसका रेफरेंस लिख के आए कि जो है आदर्श चिकित्सा जो है चरक निदान के 8वें चैप्टर में दे रखी है, तो उससे क्या है कि अगले जो कॉपी चेक करता है उसके ऊपर अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि इसने जो है अच्छे से पढ़ाई की है। तो इसमें देखना आदर्श चिकित्सा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर क्वेश्चन में ये आ जाता है कि आदर्श चिकित्सा की परिभाषा लिखो या फिर आदर्श चिकित्सा किसे कहते हैं। तो इसमें देखना, जो चिकित्सा का प्रयोग एक रोग को शांत करे किंतु दूसरे रोगों को उत्पन्न न करे वह शुद्ध नहीं है। अच्छा सॉरी, मैंने उल्टा बोल दिया कि चिकित्सा मतलब ये कह रहा है कि जो चिकित्सा है एक रोग को शांत करे किंतु दूसरे रोगों को उत्पन्न करे, तो वो क्या होती है, वह शुद्ध चिकित्सा नहीं होती। शुद्ध चिकित्सा कौन सी होती है, शुद्ध चिकित्सा तो वह होती है जो एक रोग को शांत कर दे और दूसरे रोगों को भी उत्पन्न न करे। तो आदर्श चिकित्सा में यही लिखना है, पहले तो यही लिखना है कि जो एक रोग को शांत करे और दूसरे रोगों को उत्पन्न न करे वो होती है आदर्श चिकित्सा। फिर नीचे पॉइंट बना के लिख देंगे कि जो चिकित्सा एक रोग को शांत करती है और दूसरे रोगों को उत्पन्न करती है वह आदर्श चिकित्सा नहीं होती है, या फिर वह शुद्ध चिकित्सा नहीं होती है। तो इस प्रकार से आदर्श चिकित्सा की डेफिनेशन होगी। अब नेक्स्ट देखते हैं हेतु तथा व्याधि में संबंध, मतलब हेतु कारण और व्याधि, कारण में और व्याधि में क्या संबंध होता है वो बता रखा है। तो इसमें देखना कोटेशन नंबर 26 में, एक अनेक रोगों का कारण होता है और एक रोग का एक ही कारण होता है। मतलब इसमें बता रखा है कि एक जो है अनेक रोगों का कारण होता है और एक रोग का एक ही कारण होता है। तो एक रोग जो है, ठीक है, एक रोग है तो वो अनेक कारणों से भी उत्पन्न हो सकता है, ठीक है, एक रोग के जो है अनेक कारणों से भी उत्पन्न हो सकता है और एक रोग जो है वो एक कारण से भी उत्पन्न हो सकता है। तो यही बात बता रहा है कि एक रोग जो है वो अनेक कारणों से उत्पन्न होता है और एक रोग का एक ही कारण होता है। फिर एक व्याधि के अनेक कारण और बहुत सी व्याधियों के बहुत से कारण। फिर ये बता रहा है कि एक व्याधि के अनेक कारण, तो एक व्याधि, वही सेम बात बोल रहा है कि एक व्याधि के अनेक कारण भी होते हैं और बहुत सी व्याधियों के बहुत से कारण भी होते हैं। फिर यहाँ पे जो इसका एग्जाम्पल दे रखा है कि रुक्ष वस्तु के कारण से ज्वर भ्रम प्रलाप, मतलब एक ही कारण से क्या हो गया, ज्वर भ्रम प्रलाप, अनेक व्याधियाँ उत्पन्न हो रही है, अनेक रोग उत्पन्न हो रहे हैं। फिर एक रुक्ष हेतु से एक ज्वर, मतलब एक ज्वर भी उत्पन्न हो सकता है, तो एक ही हेतु से क्या हो गया, एक रोग उत्पन्न हो गया। तो इस प्रकार से बता रखे हैं। तो इसमें कैसे लिखोगे, अपने को सारणी बनानी है इसमें भी, ठीक है, हेतु तथा व्याधि संबंध आगे और रहेंगे, है ना। तो इसमें क्या लिखोगे, पहले अनेक वाला लेके चलना है, अनेक रोग, ठीक है, अनेक रोग लिख दिया। तो इसमें क्या लिखोगे, हेतु और व्याधि संबंध, अनेक रोग, तो अनेक रोग इसमें लिख दिया आगे एक कारण। फिर नीचे लिखेंगे अनेक रोग, ठीक है, फिर आगे क्या लिख देंगे, अनेक कारण। फिर इधर लिखेंगे एक रोग, एक रोग, तो एक रोग जो है एक कारण से भी उत्पन्न होता है, लिख दिया एक कारण। फिर नीचे लिख देंगे अनेक रोग, तो अनेक रोग जो है अनेक कारणों से भी उत्पन्न होते हैं, तो इधर लिख दिया अनेक रोग, फिर एरो करके लिख दिया अनेक कारण। तो ये क्या हो गया, हेतु और व्याधि में संबंध हो गया।
तो इस प्रकार से टेबल ही बनानी है। अगर हेतु और व्याधि में संबंध पूछा जाए तो इस प्रकार से जो मैंने बताया है इस प्रकार से अपने को टेबल बना के आनी है। तो ये एक पेज में लिख के जो है यहाँ पे चिपका लेना, वरना कंफ्यूज हो जाओगे कि किस प्रकार से क्या था। अब यहाँ पे जो है व्याधि और चिकित्सा का संबंध बता रखा है, तो सेम उसी प्रकार से लिखने हैं व्याधि और चिकित्सा। कैसे लिखोगे, टेबल बनानी है, अनेक व्याधि, ठीक है, अनेक व्याधि एक चिकित्सा, फिर अनेक ही लेनी है यहाँ पर भी, अनेक व्याधि अनेक चिकित्सा। मतलब ये कहना क्या चाह रहा है कि अनेक व्याधि में क्या है, एक ही चिकित्सा कर सकते हैं। जैसे वमन, कफ की जितनी भी व्याधियाँ होती हैं, ठीक है, बहुत सारी व्याधियाँ, तो उनमें क्या करते हैं, वमन करवा सकते हैं, तो चिकित्सा तो एक ही होगी। फिर अनेक व्याधि और अनेक चिकित्सा, मतलब पंचकर्म जो है कितनी व्याधियों में करवाते हैं, है ना, तो अनेक चिकित्सा होगी, पंचकर्म 5 चिकित्सा होगी, और अनेक व्याधियों में करवाते हैं, तो इस प्रकार से ये होगी। तो फिर आगे अब एक का वाला शुरू करते हैं, एक व्याधि, तो एक व्याधि में जो है एक चिकित्सा भी करवा सकते हैं, है ना। जैसे कि अपने को क्या हो रही है, सर्दी हो रही है, तो सर्दी में वमन भी करवाते हैं, है ना, जो वमन के वेग आ रहे हैं तो उनको पहले क्या करते हैं, अमाशय क्लियर करवाते हैं, तो सर्दी में क्या हो गया, वमन। तो एक ही व्याधि है और एक ही चिकित्सा करवा रहे हैं। फिर आगे क्या लिखा नीचे, एक व्याधि और अनेक चिकित्सा, ठीक है, तो एक व्याधि में अनेक चिकित्सा भी करवा सकते हैं। तो सर्दी में ये थोड़ी है कि केवल वमन चिकित्सा करवा सकते हैं, तो वमन के अलावा और भी सारी चिकित्साएं करवा सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये व्याधि और चिकित्सा का संबंध हो गया। तो इसी प्रकार से टेबल रूप में अपने को लिखना है। फिर आगे आएगा, नेक्स्ट देखते हैं आगे, लक्षण और व्याधि के संबंध। तो यहाँ पे उसी प्रकार से जो है लक्षण और व्याधि के संबंध बता रखे हैं। तो इसमें कैसे लिखेंगे, इधर अनेक से शुरू करते हैं, अनेक लक्षण, ठीक है, यहाँ लिखा अनेक लक्षण, फिर एरो करके क्या लिखा, एक व्याधि, तो एक व्याधि में जो है अनेक लक्षण मिल सकते हैं। फिर आगे लिखा कि अनेक लक्षण, अनेक लक्षण लिखा, फिर आगे क्या लिखा, अनेक व्याधि, मतलब कि एक ही व्याधि में अनेक लक्षण मिल सकते हैं और अनेक व्याधि में अनेक लक्षण मिल सकते हैं। फिर आगे इधर एक लिख देंगे, एक लक्षण, फिर आगे एरो करके क्या लिखा, एक व्याधि, तो एक व्याधि में एक लक्षण भी मिल सकता है। फिर क्या लिखा, एक लक्षण, फिर एरो करके क्या लिख देंगे, अनेक व्याधि, मतलब अनेक व्याधियों में भी एक लक्षण मिल सकता है। जैसे कि जवर, अभी बताया था ना इसने, जवर, जवर के कारण क्या होता है, रक्तपित्त, या फिर राजयक्ष्मा में भी जवर मिलता है। तो अनेक व्याधियों में भी एक लक्षण मिल सकता है। तो इस प्रकार से ये किसका हो गया, लक्षण और व्याधि का संबंध। तो हेतु व्याधि संबंध, व्याधि चिकित्सा संबंध और लक्षण व्याधि का संबंध, तो अपने को इसी प्रकार से टेबल लिख के आ जानी है, इतना ही बहुत है ना। तो ये जो है ये टेबल अभी मैंने जो बताई है ये एक पेज में लिख लेना और उसको यहीं पे चिपका लेना, ताकि जो है यहाँ पे अगर यहाँ पे पढ़ोगे तो बहुत सारा कंफ्यूज हो जाएगा कि कैसे क्या था। तो इस प्रकार से टेबल रूम में लिखोगे तो सही रहेगा, और आगे जो अगर एग्जाम में आएगा तो जो है पेपर चेक करने वालों के लिए भी ईजी रहेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे जो है अपना निदान स्थान समाप्त हो गया है। तो अगले वीडियो में अपन विमान स्थान शुरू करेंगे। तो अब इसको यहीं पे विराम करते हैं। धन्यवाद।